Hello students, I am Ghanshyam Kumar Srivastav, physics teacher for class 11th, 12th, NEET UG and JEE. चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये सेकंड वीडियो है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के पहले वीडियो में हमने आपको बेस क्वांटिटीज़, उनकी यूनिट्स, डायमेंशनल सिंबल ये बताया था और दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के मेजरमेंट के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में हम आपको आज मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में बताएंगे। आप जानते हैं लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है। मीटर की डेफिनीशन क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे मीटर की डेफिनीशन क्या है? 1 मीटर हम किसको मानते हैं? तो 1 मीटर की डेफिनीशन है एक सर्टेन टाइम इंटरवल में वैक्यूम में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसी डिस्टेंस को हम 1 मीटर कहते हैं। आप देखें, पहले आप नोट करें स्टैंडर्ड 1 मीटर। 1 मीटर इंटरनेशनल लेवल पर किसे माना जाता है? तो इट्स डेफिनेशन इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड by light in vacuum in time interval 1/299 272.451 second is equal to 1 मीटर। अगर आप एग्जाम्पल से देखें तो फॉर लाइट S इक्वल टू VT, S इज 1 मीटर, V इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, then T is this। अब आप सोच रहे होंगे ये नंबर याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है। कोई ज़रूरत नहीं आप इसको याद रखें, ये नंबर आपसे पूछा नहीं जाता है। बस स्टैंडर्ड 1 मीटर की डेफिनीशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो आप देखें। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन टाइम इंटरवल दिस इज इक्वल टू 1 मीटर। वैक्यूम में लाइट इतने टाइम इंटरवल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है इंटरनेशनल लेवल पर उसी को 1 मीटर माना जाता है। अगर आप फार्मूले से देखें तो लाइट के लिए अप्लाई करेंगे डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस 1 मीटर होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट c और t की ये वैल्यू है। वैसे आप कहेंगे सर c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान दें, वेलोसिटी ऑफ लाइट की एग्जैक्ट वैल्यू यही होती है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तभी तो 1 मिलेगा। अलग की बात है कि उसे हम अप्रॉक्सीमेशन में 3 × 10⁸ लिख देते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट की एक्यूरेट वैल्यू यही होती है।
अब 2.99 इंटू 10⁸ होगा, उसे हम लोग 3 इंटू 10⁸ लिख देते हैं। अब आप देखें, जब मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात आएगी तो बहुत छोटी डिस्टेंसेस भी मेजर की जाती हैं, बहुत छोटी लेंथ भी मेजर की जाती हैं, और बहुत ही बड़ी डिस्टेंसेस भी मेजर की जाती हैं। हम लोग मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम तक की डिस्टेंस को भी मेजर करते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस भी मेजर की जाती हैं। सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या है वो भी मेजर किया जाता है। तो पहले आपको हम मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस के बारे में बताएंगे। तो आप नोट करें, मेजरमेंट ऑफ, आप देखें, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ। तो हम और आप कॉमन लाइफ में लेंथ को मीटर स्केल से ही मेजर करते हैं। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है उसी से ही तो आप लोग लेंथ को मेजर करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए जो ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल आपका है वह मिनिमम कितनी लेंथ मेजर कर सकता है, तो उसमें जो डिवीजन्स बने होते हैं, तो दो डिवीजन के बीच किसी भी स्केल में 2 डिवीजन के बीच जो मिनिमम गैप होता है वही उस स्केल से स्मॉल डिस्टेंस मेजर की जा सकती है। और कोई स्केल जिस मिनिमम लेंथ का मेजरमेंट कर सकता है उसे हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है, तो यह आपको हम एक एक करके बता रहे हैं। पहले आप एक लाइन नोट करें, मिनिमम लेंथ which can be measured by a scale is called लीस्ट काउंट। इसको हम लोग एलसी से भी डिनोट करते हैं। आप चाहे स्केल कहो या डिवाइस भी कह सकते हैं। तो कोई स्केल जिस मिनिमम लेंथ का मेजरमेंट कर सकती है उसी को हम लीस्ट काउंट कहते हैं, एलसी से डिनोट करते हैं। लीस्ट काउंट को हिंदी में अल्पत मांक कहा जाता है। अल्प मीन्स छोटा और माप मीन्स मेजरमेंट। जो छोटे से छोटा मेजरमेंट किसी स्केल से किया जा सकता है उसी को हम लीस्ट काउंट कह देते हैं। एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, जब भी हम कोई स्केल यूज करते हैं उस पर डिवीजन्स बने होते हैं और दो डिवीजन के बीच जो मिनिमम गैप है दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अब आप देखें, एलसी लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल। जो मीटर स्केल आप यूज करते हैं इसका लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। अब इससे छोटी डिस्टेंस, अगर आपको 1 मिलीमीटर से भी छोटी डिस्टेंस मेजर करना है तब वर्नियर कैलिपर्स का यूज किया जाता है। उससे भी छोटी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए स्क्रू गेज का यूज किया जाता है। तो आप देखें, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इक्वल टू
1/10 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर। एक वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 1/10 मिलीमीटर होता है। मतलब एक वर्नियर कैलिपर्स 1/10 मिलीमीटर की मिनिमम डिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकता है। मीटर में ये वैल्यू है। यह अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है। और आप देखें लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 1/100 मिलीमीटर होता है इक्वल टू 10⁻⁻5 मीटर। अब अगर आपको इससे भी छोटी डिस्टेंसेज मेजर करनी है तब माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। दोनों का लीस्ट काउंट अलग अलग होता है। आप नोट करें लीस्ट काउंट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर टू 10⁻⁻7 मीटर। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁻7 मीटर तक की डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जा सकता है। यह आपसे बात हो रही है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ की। और आप देखें लीस्ट काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये एंगस्ट्रॉम में होता है। एंगस्ट्रॉम तक की डिस्टेंस को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मेजर करते हैं। इतना आप नोट करें, फिर आपको हम बता रहे हैं। अब आप देखें स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस का लीस्ट काउंट क्या होता है यह आपने देखा। इसमें वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज यह आपको हम एरर के साथ पढ़ाएंगे। माइक्रोस्कोप दोनों टाइप के, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये वेव ऑप्टिक्स में आते हैं और रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है। वहीं पर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एंगस्ट्रॉम से भी छोटी एक डिस्टेंस होती है, उसे हम लोग न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। उसे 1 फर्मी कहा जाता है। फर्मी एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर वो वैल्यू दी गई थी। तो ये स्मॉल डिस्टेंस आपने देखा। आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। आप जानते हैं एटम की रेडियस 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में होती है और न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होता है। ये सब एटम्स और न्यूक्लियाई के चैप्टर में आएंगे, तब आप डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपको हम बताएंगे जो बड़ी बड़ी दूरियां हैं उसमें याद रखने वाली डिस्टेंसेस कौन सी हैं और उनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, यह आप लोग देखें।
अब आप देखें मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंसेस को पैरालॉक्स मेथड से मेजर किया जाता है। जैसे आपको सन से अर्थ तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, आप इसको इस तरीके से समझें। सपोज करो आपको लखनऊ से कानपुर तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो ये काम नॉर्मल फीते से चल सकता है। 1-1 किलोमीटर पर मेजर करके खंभे लगा दिए गए। लखनऊ से इलाहाबाद तक की डिस्टेंस पूछनी है, ये भी फीते से मेजर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तब क्या फीते से आपका काम चलेगा? क्या ये पॉसिबल है कि फीते का एक किनारा पकड़ करके आप अर्थ पे बैठें और दूसरे से कहें इसको लेके तुम मून पे जाओ, फिर बताओ कितनी लेंथ है? कैसे मेजर करेंगे? हम लोग डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? स्केल से मेजर करते हैं। बड़ी स्केल के लिए फीता होता है, उससे मेजर करते हैं। लेकिन जब बड़ी बड़ी दूरियां मेजर करनी होती हैं तो फीते से हमारा काम नहीं चलेगा। आपको मेजर करना है अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो क्या आप फीते से मेजर कर सकते हैं? ऐसा थोड़ो है कि आप फीते का एक किनारा लेके अर्थ पे बैठ गए, दूसरे से कहा तुम जाओ सन पे और वहाँ से टेलीफोन करके बताओ कितनी लेंथ है। वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो बड़ी से बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए पैरालॉक्स मेथड का यूज़ किया जाता है। इससे पहले आपको हम बताएंगे कि बड़ी दूरियों में कुछ याद करने वाले पॉइंट हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं। तो आप देखिए रेंज ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। स्मॉल डिस्टेंसेस की रेंज तो हमने बता दिया, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर और 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। अब आप देखें, नोट करें रेंज ऑफ लार्ज डिस्टेंसेज। इसमें फर्स्ट आता है 1 AU। A फॉर एस्ट्रोनॉमिकल, U फॉर यूनिट। 1 AU इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻15 मीटर। ये कौन सी डिस्टेंस है? 1 AU इज एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। तो व्हाट इज 1 AU? 1 AU इज एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। अर्थ और सन के बीच जो एवरेज डिस्टेंस है, इसी को 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1 AU इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻15 मीटर। एवरेज इसलिए लिखा है क्योंकि ये कई लाख किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो यहाँ बहुत एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं होता है, लगभग ये एवरेज डिस्टेंस है। अब इसके बाद आता है लाइट ईयर। कभी कभी पूछा जाता है लाइट ईयर, इसको हम लोग ब्रीफ में LY लिखते हैं। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है? कभी कभी लोग ईयर को देख करके कह देते हैं ये टाइम की यूनिट है। ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। इसकी डेफिनेशन क्या है? आप जानते हैं लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है वैक्यूम में। तो लाइट वैक्यूम में 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को हम लाइट ईयर कहते हैं।
ये एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम in 1 year is called 1 light year। नोट आपने कर ही लिया होगा। अरे सॉरी, ये 10 पावर 11 मीटर होता है, इसको आप सही कर लें, ये 10 पावर 11 मीटर है। 1 AU इक्वल टू 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर है ये। वन लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। यह आप ध्यान रखिएगा। एक डिस्टेंस और होती है पारसेक। इतना आप नोट करें, फिर आपको हम बता रहे हैं। अब आप देखें पारसेक। पारसेक को देख करके लोग कभी कभी कहते हैं कि इसमें सेकंड आया है तो यह टाइम की यूनिट है। यह अक्सर पूछा जाता है पारसेक किसकी यूनिट है? पारसेक डिस्टेंस की यूनिट है। 1 पारसेक की वैल्यू क्या है ये आप देख लें। ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है। 1 पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो आप देखें। पारसेक की डेफिनेशन क्या है, इसे आपने नोट कर लिया होगा। आप देखें 1 पारसेक की डेफिनेशन है, हमने डायग्राम में शो किया है कि ये अर्थ है। अर्थ की एवरेज रेडियस को RE से डिनोट किया है। तो अर्थ के सेंटर से 1 पारसेक वह डिस्टेंस है। अर्थ के सेंटर से 1 पारसेक वह डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर अर्थ की रेडियस 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाता है। जैसे सेंटर और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये। अब इस पॉइंट को आप यहां से मिलाएं तो हम ये कहेंगे कि जो अर्थ की रेडियस RE है वह इस पॉइंट पर अल्फा एंगल बना रहा है। तो अल्फा इक्वल टू होगा 1 आर्क सेकेंड। इसे हम लोग 1 डबल डैश से डिनोट करते हैं। आर्क सेकेंड की मीनिंग आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आगे आप पढ़ेंगे। तो पारसेक की डेफिनेशन क्या है? पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ सबटेंड्स एन एंगल 1 आर्क सेकेंड। तो हम लिखे देते हैं पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ द
अर्थ subtends an angle 1 arc second। ये पार्सेक की डेफिनेशन होती है। अब आप देखें पैरालैक्स मेथड, बड़ी से बड़ी दूरियों को पैरालैक्स मेथड से ही मेजर किया जाता है। इसीलिए हमने लिखा है लार्ज डिस्टेंसेस आर मेजर्ड बाय पैरालैक्स मेथड। क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका? सपोज करो अंतरिक्ष में कोई स्टार है और आपको ये पता करना है उसकी डिस्टेंस क्या है। तो आप तो अर्थ पे हैं, जो मेजर करने वाला है वो अर्थ पे है। देखो सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमारे चारों ओर नेचर ने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वहीं से निकलती हैं। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है वो आप देखें, हालांकि उसका कोई यूज नहीं है, आप देखें और क्लास के बाद आप इसका एक्सपेरिमेंट करिएगा। जैसे एक लाइन हमने बोर्ड पे खींचा, अब आप इससे थोड़ी दूरी पर हैं। पहले आप दाहिनी आंख को बंद करके इस लाइन को देखें, कंसंट्रेट हों। उसके बाद बाईं आंख को बंद करके इस लाइन को देखें। तो आप क्या देखेंगे कि दाहिनी आंख बंद करने पर जब आप देखते थे तो लाइन एक पोजीशन पर आपको दिखाई देती थी, लेकिन जब आप बाईं आंख बंद करके इसी लाइन को देखेंगे तो ये लाइन अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हट करके दिखाई देती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के पैरालैक्स मेथड दिया गया है। हालांकि उससे आपका कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल उन्हीं चीज़ों से है जो आपको हम बता रहे हैं, वो आप ध्यान से देखें। हम सपोज करते हैं ये एक स्टार एस है और हम अर्थ पर हैं। तो एक स्टार है, उसकी डिस्टेंस अर्थ से मेजर करनी है। तो स्टार को अर्थ पर दो अलग अलग पोजीशन से देखा जाता है। दोनों पोजीशन के बीच की डिस्टेंस कुछ किलोमीटर के ऑर्डर में ही होती है। तो जैसे आप देखें, पहले हम एक पोजीशन ए लेते हैं और यहां से स्टार को देखते हैं। इसके बाद एक सेकंड पोजीशन बी हम लेते हैं। हम सपोज करते हैं ए और बी के बीच की डिस्टेंस बी है। अब हम पोजीशन बी से स्टार को देखते हैं। ये नॉर्मल आई से नहीं, टेलीस्कोप से देखा जाता है और हम ये देखते हैं कि इन दो लाइनों के बीच का एंगल कितना है। सपोज करो यह एंगल थीटा है। इसी थीटा को हम पैरालैक्टिक एंगल कहते हैं। दोनों पोजीशन ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है इसे पैरालैक्टिक डिस्टेंस भी कहा जाता है, बी से डिनोट किया जाता है। हम सपोज करते हैं कि पोजीशन ए और स्टार के बीच की डिस्टेंस डी है, तो ये डिस्टेंस भी डी ही होगी। क्योंकि ये सारी डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये कई लाख किलोमीटर की डिस्टेंस है, जबकि ए और बी के बीच की डिस्टेंस कुछ किलोमीटर के ऑर्डर में है। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा 10 किलोमीटर ऐसे ही होती है। तो ऐसे केस में जो बी है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस
कैपिटल डी के कंपेयर में नेग्लिजिबल है। इसीलिए जो डिस्टेंस आपकी डी है लगभग यही डिस्टेंस आपकी, मतलब ये डिस्टेंस भी आपकी कैपिटल डी के इक्वल ही माना जाएगा। अब आप देखें, नोट करें, प्लैनेट या आपने स्टार कहा है तो आप स्टार लिख लो। ये स्टार भी हो सकता है, प्लैनेट भी हो सकता है। स्टार एस इज ऑब्जर्व्ड बाय 2 different positions on the 2 different positions A and B on the earth। अब आप यहां पर फार्मूला यूज करें, आर्क इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। अब वैसे तो ए बी स्ट्रेट है, लेकिन इसको हम आर्क के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। कैसे? आप यहां पर देखें, जब इस डिस्टेंस के कंपेयर में ये बहुत कम होता है तो जो स्ट्रेट लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली वही आर्क होगी। तो हम इसको आर्क मान सकते हैं, ए बी को हम आर्क मान सकते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क बी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल डी होगा, एंगल थीटा है। तो बी इक्वल टू थीटा इंटू कैपिटल डी। तो वी गेट डी इक्वल टू बी अपान थीटा। यही मेन फार्मूला हो गया। अब आप देखें, कैपिटल डी स्टार और अर्थ के बीच की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी थी, कैपिटल डी आपको कैलकुलेट करना था और बी आपको नोन है। फिर आप ही ने अर्थ पे 2 अलग अलग पोजीशन से स्टार को देखा है तो बी आपको पता है, नोन है। थीटा जिस टेलीस्कोप से देखा जाता है उससे एंगल पता चल जाता है। जब बी नोन है, थीटा नोन है, इसी से हम लोग कैपिटल डी को पता कर लेते हैं। यही वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम अर्थ पर बैठे बैठे बड़ी से बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर कर लेते हैं। इस फार्मूले में ये ध्यान रखिएगा, थीटा केवल और केवल रेडियन में ही होगा। where AB equal to B and theta is called parallactic angle। इसे आप नोट करें, फिर आपको हम बता रहे हैं। अब आप देखें, इस तरह के क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में 1 मिनट में करने के लिए थीटा की कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी। जैसे अक्सर क्वेश्चन में थीटा डिग्री में दे दिया जाता है और फार्मूले में थीटा केवल और केवल रेडियन में होगा। तो एंगल में हम लोग डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं या आप जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग देखें, आपको हम बताते हैं। फार्मूला आपका यही होगा। नोट में आप लोग देखें, 180 डिग्री
इक्वल टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब 1 डिग्री को हम लोग छोटी यूनिट मानते हैं, लेकिन यहाँ पर एंगल बहुत छोटे होते हैं, तो 1 डिग्री को भी हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं। हम सपोज करते हैं इन दो लाइनों के बीच का एंगल 1 डिग्री है। अगर 1 डिग्री को 60 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया जाए तो 1 डिवीजन इज कॉल्ड 1 आर्क मिनट। हालांकि मिनट टाइम की यूनिट है, लेकिन यहाँ पर एंगल के लिए भी मिनट की यूनिट यूज की जाती है। उस मिनट के पहले हम लोग आर्क लिख देते हैं। तो आप देखिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 आर्क मिनट, और आर्क मिनट को हम लोग सिंगल डैश से डिनोट करते हैं। तो आप कह सकते हैं 1 आर्क मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री। 1 आर्क मिनट को आपने 1 डैश से डिनोट किया, इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री। अब आप इसको रेडियन में चेंज करें, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए आप इसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये इक्वल टू क्या होगा, यहां तक आप नोट करें, फिर आपको हम बता। तो ये रेडियन में हुआ, तो इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी 1 आर्क मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री इक्वल टू दिस रेडियन। अब आप देखें, अगर आप 1 आर्क मिनट को 60 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करें तो 1 डिवीजन को हम 1 आर्क सेकेंड एंगल कहते हैं। हमने सपोज किया है इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल 1 आर्क मिनट है। तो 1 आर्क मिनट इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड। आर्क सेकेंड को हम डबल डैश से डिनोट करते हैं। तो देन 1 आर्क सेकेंड इक्वल टू 1 डबल डैश इक्वल टू 1 अपॉन 3600 डिग्री हो जाएगा। अगर आप इसे रेडियन में चेंज करें तो ये होता है 4.85 इंटू 10 पावर -6 रेडियन। यह आप याद रखिएगा। इसकी आवश्यकता आपको पड़ती है। तो 1 आर्क सेकेंड इक्वल टू 1 डबल डैश इक्वल टू 1 अपॉन 3600 डिग्री। तो 1 अपॉन 3600 डिग्री को जब आप रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू ये होती है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम बैठ करके वहाँ कैलकुलेशन करें, तो ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, इसका बार बार यूज आ जाता है, नोट करें इसे। अब आप देखें, अभी अभी हमने आपको पार्सेक की डेफिनेशन बताई थी। पार्सेक की डेफिनेशन में हमने बताया था कि अर्थ की रेडियस जितनी डिस्टेंस पर 1 आर्क सेकंड का एंगल बनाता है
उसी डिस्टेंस को हम 1 पार्सेक कहते हैं। तो अब आप कह सकते हैं द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ, या आप कह लो 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड आर दिस रेडियन। तो ये हमने आपको बताया कि बड़ी से बड़ी दूरियों को कैसे मेजर किया जाता है। यहाँ पर एक ही फार्मूला है, कैपिटल D इक्वल टू बी अपान थीटा। इसमें एक पॉइंट आप लोग देखें, जैसे फार्मूला आपने देखा कैपिटल D इक्वल टू बी अपान थीटा। अब आप यहां पर ये ध्यान रखिएगा, अक्सर आप लोगों से रेशियो के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर b कांस्टेंट है तो d थीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अगर थीटा सेम है तो d क्या है, b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों से रेशियो के पूछे जाते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन आप लोग देखें तो आपको क्लियर। अब आप देखें, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में दिया है द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ। मून को अर्थ के डायामीटर के अपोजिट एंड से ऑब्जर्व किया गया है, देखा गया है, देखा जाता है। द एंगल थीटा सबटेंडेड at the moon by the directions of observation is this। जिन दो ऑब्जर्वेशन पोजीशन से मून को देखा गया है उनके द्वारा मेड किया गया एंगल 1 डिग्री 54 मिनट है। गिवन द डायामीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट दिस। अर्थ का डायामीटर आपको दिया हुआ है। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है। जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा डायग्राम बनावें, सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। अब आप देखें, हमने सपोज किया है कि यह अर्थ है। अब अर्थ का डायामीटर क्या है, यही तो होगा, और अर्थ का डायामीटर आपको दिया हुआ है। मून को ऑब्जर्व किया गया है। तो अर्थ के डायामीटर के अपोजिट एंड से मून को देखा गया है। तो ऑब्जर्वेशन की एक पोजीशन आपकी ये है, दूसरी पोजीशन डायामीटर का दूसरा एंड बी है। तो ए और बी से मून को देखा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन एंगल थीटा आपको दिया हुआ है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस डायामीटर ऑफ अर्थ होगा, इसे हम बी से डिनोट करते हैं। अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस हम कैपिटल डी सपोज करते हैं, यह आपसे पूछा गया है। अब आप खुद देखो, डी पूछा गया है, थीटा दिया है, बी आपको दिया हुआ है। तो थीटा इज 1 डिग्री 54 मिनट। अब आप इसको मिनट में ही चेंज करें तो 1 डिग्री 60 मिनट प्लस 54 मिनट इक्वल टू 114 मिनट। और 1 आर्क, अच्छा थीटा आपको रेडियन में चाहिए तो इसको आर्क सेकंड में चेंज करें तो 1 आर्क मिनट इक्वल टू 60 आर्क सेकंड। तो आप इसे 60 से मल्टीप्लाई करो, ये आर्क सेकंड हो गया, डबल डैश का सिंबल हो गया। अब आप इसको रेडियन में चेंज करें
तो 1 आर्क सेकेंड को रेडियन में चेंज करने के लिए हमने बताया है 1 आर्क सेकेंड इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो आप मल्टीप्लाई करें, तो इससे आपने क्या किया, थीटा को रेडियन में चेंज किया। ये थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है। अब आपसे डी पूछा गया है, आप यहीं पर लिख लें डी इक्वल टू बी अपान थीटा। बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। डायामीटर ऑफ अर्थ 1.276 इंटू 10⁻7 अपान थीटा। थीटा की यही वैल्यू आप पुट करके सॉल्व करेंगे, डी आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है। जब नीट में पूछा जाता है, जेईई में पूछा जाता है, तो वहाँ रेशियो के सवाल आते हैं। तो यह आपने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। अब आप लोग देखें, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में हम आपको बता रहे थे। लास्ट में पैरालैक्स मेथड हमने आपको बताया था, उस पर एक क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था। अब आप पैरालैक्स मेथड पर एक क्वेश्चन और देखें। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 60 times the radius of the earth. What will be diameter of the earth approximately in degrees as seen from the moon? इसमें आपको दिया है अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है, और आपसे पूछा गया है अर्थ का डायामीटर डिग्री में क्या होगा। क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, हम डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में दिया है कि अर्थ और मून, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अर्थ रेडियस की डिस्टेंस का 60 टाइम्स है। अर्थ का डायामीटर डिग्री में क्या होगा, अर्थ का डायामीटर डिग्री में क्या होगा, एंगल में क्या होगा अगर मून को उससे देखा जा रहा है। तो क्वेश्चन की मीनिंग ये है कि मून को देखा जा रहा है, ऑब्जर्वर अर्थ के डायामीटर के एंड पर है। तो अर्थ का डायामीटर सबको पता है, अर्थ रेडियस का डबल हो जाएगा। लेकिन अर्थ का डायामीटर आपसे एंगल में पूछा गया है, जब मून को ऑब्जर्व किया जाता है, देखा गया है। मीन्स इस क्वेश्चन में ये एंगल आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन पैरालैक्स मेथड का है। थीटा पूछा गया है, पैरालैक्टिक एंगल, कैपिटल डी गिवन है, और अर्थ के डायामीटर के दोनों एंड के बीच की डिस्टेंस आप जानते हैं। एक ऑब्जर्वर यहाँ होगा, दूसरा ऑब्जर्वर आपका यहाँ होगा। डायामीटर के एंड से मून को देखा जा रहा है। यहाँ पर एक ही फार्मूला है, D इक्वल टू बी अपान थीटा, देन थीटा इक्वल टू बी अपान डी। बी इज 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, डी इज 60 RE इक्वल टू 1 अपान 30। इस फार्मूले से जो थीटा आपको मिलेगा वो रेडियन में होगा, तो थीटा इक्वल टू 1 अपान 30 रेडियन। लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन डिग्री में दिए हैं, रेडियन में नहीं दिए हैं, तो आप इसे चेंज करें।
थीटा इक्वल टू 1/30 रेडियन। रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 डिग्री अपान पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 6 डिग्री अपान पाई। पाई इज 3.14। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो इसके रेशियो की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2 डिग्री होगी। यही आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग नोट करें, फिर आपको आगे हम बताते हैं। इसे नोट करें जल्दी। मेजरमेंट ऑफ मास। इसको एक बार हम आपको फिर बताए दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये अर्थ है, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस अर्थ रेडियस का 60 टाइम्स है। अर्थ का डायामीटर मीन्स ए और बी के बीच डिस्टेंस क्या होगी। अगर इस मून को ऑब्जर्व किया जाता है तो अर्थ का डायामीटर आपसे मीटर में नहीं पूछा गया है, डिग्री में पूछा गया है। तो क्वेश्चन की मीनिंग ये है कि अर्थ डायामीटर मून पर जो एंगल सबटेंड करेगा वह एंगल क्या होगा। मीन्स इस क्वेश्चन में आपसे थीटा पूछा गया है, ऑब्जर्वर ए और बी हैं, ऑब्जेक्ट मून है। इस केस में यही फार्मूला होगा, डी इक्वल टू बी अपान थीटा, थीटा इक्वल टू बी अपान डी। बी और डी की वैल्यू आपने पुट किया, 130 रेडियन आपको मिल गया। ऑप्शन रेडियन में है तो रेडियन को डिग्री में आपने चेंज किया, ये रिजल्ट आपको मिल गया। अब आपको हम बताएंगे, अब आप देखिए मेजरमेंट ऑफ मास। मास का मेजरमेंट बहुत पहले से किया जा रहा है। हम सभी लोग डेली लाइफ में सामान का लेन देन करते हैं तो वेट करके करते हैं। घर में राशन आता है, सामान आता है, सब वेट करके आता है। तो वेटिंग सिस्टम बहुत पहले से है। अब आप अपने सिलेबस पर आ जाएं। सबसे पुराना बैलेंस बीम बैलेंस है, जिसे हिंदी में डाणी वाला तराजू कहा जाता है। आपके सिलेबस में स्प्रिंग बैलेंस आता है, बेस बैलेंस आता है। वो सब लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। जो ग्रोसरी शॉप पर, परचून की दुकान पर मास को मेजर करने के लिए जो बैलेंस यूज किया जाता है वे सब स्प्रिंग बैलेंस है, बेस बैलेंस है। वो यहाँ पर बहुत डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है। बस दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल स्केल पर जब हम लोग मास को मेजर करते हैं तब उसकी यूनिट क्या होती है। तो स्मॉल स्केल पे एटम के लेवल पर जब आप मास को मेजर करते हैं उसकी यूनिट AMU होती है, सभी को पता है। 1 AMU की डेफिनेशन क्या है ये भी आप जानते हैं, हम आपको बताए देते हैं। बाकी और यहाँ पढ़ने को कुछ नहीं है। अब जैसे कभी आप सोचें कि सन और प्लैनेट के मास को कैसे मेजर किया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कोई तराजू लेगा, एक पलड़े पे बांट रखेगा, दूसरे पे प्लैनेट रखेगा कि बताएगा वेट इतना है। तो ये सब टेक्नोलॉजी से मेजर किए जाते हैं जो यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है। बस एक चीज़ पर आप ध्यान दें, स्मॉल स्केल में एटॉमिक लेवल पर जब मास को मेजर किया जाता है उसकी यूनिट AMU होती है। 1 AMU क्या है आप जानते हैं। तो 1
AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसे हम 1U से भी डिनोट करते हैं। ये होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 1 एटम के मास को अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं, यही 1 AMU के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू होती है 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। स्मॉलेस्ट मास में हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास लेते हैं, वह आप जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे इस सिंबल से आप डिनोट करेंगे, इट इज इक्वल टू 9.31 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये तो स्मॉलेस्ट मास हो गए। अगर हम बहुत बड़े मास पर आए तो एक डेटा आपको याद रखना है, जो नोन यूनिवर्स है, जितना यूनिवर्स अभी तक नोन है, उसका मास 10⁻55 kg माना जाता है। बाकी डिस्कशन से आपका कोई मतलब यहाँ नहीं है। तो याद रखिएगा, मास ऑफ द नोन यूनिवर्स इज 10⁻55 kg। इसे आप लोग नोट करें। अब आप देखें मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम का मेजरमेंट बहुत पहले से किया जा रहा है। टाइम का मेजरमेंट कोई आज से नहीं हो रहा है। वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं और जितनी भी सिविलाइजेशन हैं, सभी में टाइम का मेजरमेंट किया जाता रहा है। बहुत पहले आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक टाइम का मेजरमेंट ऐसे करते थे, वो पानी के बड़े बड़े टैंक बनाते थे और उसमें एक डेफिनिट साइज का होल होता था, उससे पानी की बूंदें टपकती रहती थी, उससे वो टाइम का मेजरमेंट करते थे। एक टाइम था किसी कंटेनर में बालू भरा जाता था, बालू किस रेट से गिरती है, इससे टाइम का मेजरमेंट किया जाता था। एक साइंटिफिक वे में टाइम का मेजरमेंट घड़ी से किया जाता है, क्लॉक से किया जाता है। और एक साइंटिफिक क्लॉक जो सबसे पहले आई थी, वो सिंपल पेंडुलम से बनी थी। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन के चैप्टर में आता है, आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले जो घड़ी बनी थी वो सिंपल पेंडुलम थी। सिंपल पेंडुलम वाली क्लॉक अच्छी तरह से तभी काम करती है जब उसको एक प्लेस पे फिक्स कर दिया जाए। अगर आप पेंडुलम की घड़ी को लेकर के बस में बैठे हैं, तब उसका टाइम पीरियड चेंज होगा। पहाड़ पे ले जाएंगे तब चेंज होगा, जमीन के अंदर जाएंगे तब चेंज होगा। तो पेंडुलम की घड़ियां कई सालों तक यूज की गई और वे प्रॉपर्ली तभी काम करती थी जब एक प्लेस पे फिक्स कर दिया जाता था। तभी से हर जगह घंटाघर बनने शुरू हुए थे। तब कॉमन मैन की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अपने ड्राइंग रूम में पेंडुलम की घड़ी लगा ले, बड़े बड़े लोग लगाते थे। तो शहर के बाकी लोगों को वक्त बताने के लिए घंटाघर बनाए गए। घंटाघर पे जब 1 आवर कंप्लीट होता था तो आवाज़ होती थी, उससे शहर वालों को पता चलता था टाइम क्या हो गया। बाद में हुक ने जब हुक्स ला दिया, उसके बाद स्प्रिंग की घड़ियां बनने लगी।
स्प्रिंग की घड़ियाँ सिंपल पेंडुलम की घड़ी से ज़्यादा एडवांस थी और स्प्रिंग की घड़ियाँ बहुत सालों तक यूज की गई। बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, आज के डेट में आपको पता है तमाम तरह की डिजिटल वॉच यूज की जाती हैं। यहाँ पर 2-3 चीज़ें ही आपके सिलेबस में हैं जो आपको जानना है, वो आप ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड वे में टाइम का मेजरमेंट सीजियम एटम के थ्रू किया जाता है, इसीलिए सीजियम एटम से बनने वाले क्लॉक को हम लोग सीजियम एटॉमिक क्लॉक भी कहते हैं। इसीलिए एक लाइन हमने लिख दिया है, टाइम इज मेजर्ड। इस टाइम का मतलब है स्टैंडर्ड टाइम, तो स्टैंडर्ड टाइम इज मेजर्ड बाय सीजियम एटॉमिक क्लॉक, समटाइम इट इज कॉल्ड एटॉमिक क्लॉक। और जो IST है, ये 4 एटॉमिक क्लॉक के एवरेज से जो टाइम मिलता है वो दिया जाता है। मतलब IST वाला टाइम 4 एटॉमिक क्लॉक के एवरेज से जो टाइम मिलता है वो दिया जाता है। अब जैसे हमने आपको रेंज ऑफ लेंथ बताया है, वैसे रेंज ऑफ टाइम भी होता है। कुछ डेटा है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे हम सपोज करते हैं ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स हैं। तो अब आप देखें, जब एक ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाता है, जब किसी एटम के एक ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाता है, इसे हम ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। और एटम की इस स्टेट को हम लोग एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं। पूछा जाता है इस एक्साइटेड स्टेट का ड्यूरेशन कितना होता है, ये 10⁻⁸ सेकेंड होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सभी के कंपेयर में टाइम का मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेटली होता है। एक ईयर का टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो एरर कितना आता है, 2 माइक्रोसेकेंड या 3 माइक्रोसेकेंड का अंतर आता है। बाकी सबके मेजरमेंट में एरर ज़्यादा होता है, टाइम के मेजरमेंट में एरर बहुत ही कम होता है। जैसे अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, अमेरिका के सिटीजन की एवरेज लाइफ इतनी है, इंडियन सिटीजन की एवरेज लाइफ इतनी है। तो एवरेज लाइफ ईयर में दी जाती है, लेकिन टाइम की SI यूनिट सेकंड में है। अगर आपसे एवरेज लाइफ सेकंड में पूछी जाए तो क्या होगी? ये 4 पॉइंट है जो कभी कभी पूछे जाते हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। तो आप देखें, अब आप देखें, लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम। एटम के एक्साइटेड स्टेट का मतलब है किसके एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे ऑर्बिट में गया है। तो गया तो है दूसरे ऑर्बिट में, लेकिन दूसरे ऑर्बिट में रहने की परमिशन नहीं है। वो 10⁻⁸ सेकेंड के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट में वापस लौट आएगा। तो यही एटम का एक्साइटेड स्टेट का पीरियड होता है। इसी को हम कभी कभी ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। तो दिस टाइम इज 10⁻⁸ सेकेंड। अब कितना कम टाइम मेजर किया जाता है, 10⁻⁸ सेकेंड। कभी आप सोचें कितना कम टाइम हुआ। अगर ये 10⁻⁻6 होता तो 1 सेकेंड का 1,00,000वां भाग होता। 10⁻⁸ मीन्स 1 सेकेंड का 1 करोड़वां भाग है। यानी हम लोग कितने स्मॉल टाइम का भी मेजरमेंट कर लेते हैं। इतनी हाई टेक्नोलॉजी आज की डेट में अवेलेबल है। और एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन इज, तो एवरेज ह्यूमन लाइफ सेकंड में 10⁻⁹ सेकंड होती है। सबसे ज़्यादा एज जो इजिप्टियन पिरामिड है उनकी एज बहुत ज़्यादा मानी जाती है। ये कभी कभी पूछा गया है, तो याद रखिएगा, एज ऑफ द इजिप्टियन पिरामिड इज 10⁻11 सेकंड। और एज ऑफ द यूनिवर्स, ये माना जाता है कि यूनिवर्स की एज
10⁻17 सेकंड है। तो ये 4 पॉइंट हैं। कभी कभी आप लोगों से इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा, इसे आप नोट करें। अब आप देखें तो बेस क्वांटिटी 7 है, उसमें आपने लेंथ का मेजरमेंट, मास का मेजरमेंट और टाइम का मेजरमेंट पढ़ा। अब जो अदर 4 क्वांटिटीज़ हैं, जैसे टेम्परेचर का मेजरमेंट हीट में पढ़ेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मेजरमेंट ऑप्टिक्स लाइट में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है, और मोल का मेजरमेंट फिजिक्स में नहीं है, वो आप लोग उसके बारे में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में आप डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशन में सबसे पहले हमें ये जानना होता है, 3 टर्म आते हैं। एक आता है डायमेंशन, एक आता है डायमेंशनल फार्मूला और एक आता है डायमेंशनल इक्वेशन। तो अगली क्लास में हम आपको बताएंगे इनमें डिफरेंस क्या है। और अभी तक हमने आपको बेस क्वांटिटीज़ की ही तो यूनिट बताई है। अब आप लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट और उनके डायमेंशनल फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। अब डिराइव में चूँकि बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, तो कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में आप लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब चैप्टर आते रहेंगे आप पढ़ते रहेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर इसी के साथ फिनिश होता है। थैंक यू।